जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही खास कविता है, आत्मकथ्य। अच्छा, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक महान कवि का अपनी कहानी दुनिया को सुनाने से एक बहुत ही विनम्र इनकार है। तो आज हम इसी इनकार के पीछे की कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है, जरा सोचिए, हिंदी साहित्य के इतने बड़े कवि से उनकी आत्मकथा, उनकी बायोग्राफी लिखने को कहा जाए और वो साफ साफ मना कर दें। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या था उनकी जिंदगी में जिसे वो दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते थे? बस यही वो राज है जिसे हम आज आत्मकथ्य कविता के जरिए खोलने वाले हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये जयशंकर प्रसाद, छायावाद के 4 सबसे बड़े नामों में से एक, जिनकी कलम से कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा गया। और यही बात इस सवाल को और भी दिलचस्प बना देती है कि इतने बड़े रचनाकार ने अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाई। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक रिक्वेस्ट से, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसे प्रसाद जी टाल तो नहीं पाए, पर उसका जवाब उन्होंने दिया अपने ही खास अंदाज में। बात है साल 1932 की। ये वो दौर था जब हिंदी साहित्य में एक नई हलचल थी, और बस इसी माहौल के बीच हमारी इस कविता का जन्म हुआ। उस दौर की सबसे जानी मानी लिटरेरी मैगजीन थी हंस, और उसके एडिटर कोई और नहीं बल्कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। तो हंस मैगजीन एक आत्मकथा विशेषांक यानी एक ऑटोबायोग्राफी स्पेशल इशू निकालने की तैयारी कर रही थी, जिसमें उस समय के सारे बड़े बड़े लेखक अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े नाम लिख रहे थे तो सबने प्रसाद जी पर भी जोर डालना शुरू कर दिया। उनके दोस्त, उनके साथ के लेखक सभी ये जानने को बेताब थे कि प्रसाद जी की कहानी क्या है। लेकिन प्रसाद जी ने कोई लंबी चौड़ी आत्मकथा नहीं लिखी। नहीं, उन्होंने जवाब दिया एक कविता में, और उस कविता का नाम था आत्मकथ्य। यही कविता उनका जवाब थी, उनका इनकार थी, और उनके मन की गहरी बातों का इजहार थी। तो चलिए अब कविता के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने मना करने का पहला कारण क्या दिया। वो कहते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। इसका मतलब है, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने में शायद अच्छा तो लगेगा, मजा भी आएगा, लेकिन जब आप उसे पूरा सुन लेंगे तो देखेंगे कि ये घड़ा तो खाली है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ये गागर रीति जो है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है खाली घड़ा। जरा सोचिए, इतने महान कवि लेकिन कितने विनम्रता से कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो बहुत साधारण है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं है जो दुनिया को बताई जाएं। तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ उनके दोस्त हैं जो एक महान लेखक की कोई रोमांचक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद प्रसाद जी हैं जो अपने जीवन को एक आम इंसान की सीधी साधी कहानी मानते हैं। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान है। उसका ध्यान खुद पर नहीं, अपनी कला पर होता है। उनका दूसरा कारण और भी गहरा है। वो एक सवाल खड़ा करते हैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं, अपनी गलतियां बताऊं या फिर उन धोखों के बारे में लिखूं जो मुझे दूसरों से मिले हैं। मतलब वो अपने या किसी और के पुराने जख्मों को फिर से कुरेदना ही नहीं चाहते। और हाँ, ये शब्द प्रवंचना, इसका मतलब है धोखा या छल। इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा। प्रसाद जी का ये मानना था कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे उन सब कड़वी यादों को फिर से जीना होगा, और वो किसी को भी सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे निजी कारण। वो अपने जीवन के सबसे सुखद, सबसे खूबसूरत पलों के बारे में कहते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यानी मैं अपने जीवन के उन अनमोल निजी पलों को, अपनी खुशियों को पूरी दुनिया के सामने कैसे बयां कर दूं। देखिए, उनका मानना था कि कुछ यादें, खासकर प्यार और खुशी की यादें, बहुत पर्सनल और पवित्र होती हैं। वो उनकी निजी संपत्ति हैं, कोई पब्लिक कहानी नहीं जिसे हर कोई पढ़े और उस पर बात करे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये यादें ही उनके जीने का सहारा हैं। वो कहते हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। मतलब जैसे एक थका हुआ यात्री रास्ते के लिए लाए अपने भोजन से हिम्मत पाता है, ठीक वैसे ही प्रसाद जी उन खूबसूरत यादों के सहारे अपनी जिंदगी का मुश्किल सफर तय कर रहे हैं। और ये शब्द पाथेय, इसे भी जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसका मतलब पूछा जा सकता है। पाथेय का मतलब है रास्ते का सहारा या संबल। तो कवि के लिए उनकी प्रिय की यादें ही उनके जीवन के मुश्किल रास्ते का पाथेय हैं।
और आखिर में वो एक बहुत ही इमोशनल बात कहते हैं, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया है, मेरे जीवन के जो दुख दर्द हैं वो बड़ी मुश्किल से शांत हुए हैं, सो गए हैं। मैं अपनी आत्मकथा लिखकर उन्हें फिर से जगाना नहीं चाहता। अच्छा, तो हमने कविता के भाव को तो समझ लिया, लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबरों के लिए इसका काव्य सौंदर्य समझना भी बहुत जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये कविता छायावाद का एक परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों है। तो इस कविता में छायावाद की क्या-क्या खासियतें हैं? देखिए, इसमें मानवीकरण है, जब वो अपनी मौन व्यथा को थका हुआ और सोता हुआ बताते हैं। रूपक तो हम देख ही चुके हैं, जीवन रूपी गागर रीति। और सबसे बड़ी बात, इसमें कवि की अपनी पर्सनल फीलिंग्स, उनका सुख दुख बहुत ही गहराई से बताया गया है। बस यही सब मिलकर इसे छायावाद का एक शानदार नमूना बनाते हैं। चलिए, अब फटाफट से वो सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्जाम में कविता के संदेश या मैसेज के बारे में पूछा जाए तो ये मुख्य बिंदु हैं। एक महान कलाकार की विनम्रता, प्राइवेसी का सम्मान, दुखों को स्वीकारना और अपनी यादों से ताकत पाना। ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है। देखिए, गागर रीति में रूपक अलंकार है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में मानवीकरण है, क्योंकि यहाँ दर्द को एक इंसान की तरह सोता हुआ दिखाया गया है। और अरुण कपोलो वाली लाइन में एक खूबसूरत विजुअल इमेजरी यानी दृश्य बिंब है जो आंखों के सामने एक तस्वीर बना देता है। और ये है सबसे जरूरी सवाल का सबसे सटीक जवाब, कवि ने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी? आपके जवाब में ये 4 कारण जरूर होने चाहिए। पहला, उनका जीवन साधारण था, यानी गागर रीति। दूसरा, वे किसी के धोखे उजागर नहीं करना चाहते थे, यानी प्रवंचना। तीसरा, उनकी सुखद यादें बहुत निजी थीं, यानी उज्ज्वल गाथा। और चौथा, वे अपने सोए हुए दुखों को जगाना नहीं चाहते थे, यानी मौन व्यथा। तो चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये सोचने वाली बात है, अगर किसी को अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का मौका मिले तो क्या उसे लिखनी चाहिए? और उस कहानी में क्या होगा? ये कविता हमें सिर्फ प्रसाद जी के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देती है।